हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। लास्ट वीडियो में हमने डीबीएस की क्विक रिवीजन देखी थी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम के लिए। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है सपोज कि कोई हम जैसे मनी ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो क्या है? वो एक ट्रांजैक्शन ही है ना, कि एक अकाउंट से, यहाँ पर सपोज एक अकाउंट लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ रीड ऑपरेशन किए, ठीक है, सपोज ए है, ए अकाउंट से हमने रीड ऑपरेशन किया, उस पर कुछ राइट ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है, उसी अकाउंट पे फिर जहां पर कोई डेटा को उसी डेटा को रीड कर रहा है उसके ऊपर फर्दर कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है और फिर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ये सारे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन कहते हैं। यानी कि एक अकाउंट से कोई हमने डेटा या मनी ट्रांसफर किया, ठीक है, दूसरे अकाउंट ने उसको रिसीव किया और अपने में अपडेट किया चेंजेस को, ठीक है, वो सारे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। और डेटाबेस में तो ये दो ही ट्रांजेक्शन, दो ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके ऊपर होती है ट्रांजेक्शन, रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल वही बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जिसमें हम मनी ट्रांसफर करते हैं, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रांजेक्शन्स की? एसिड प्रॉपर्टी, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एसिड जो है इसकी फुल फॉर्म के ऊपर है या इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। एटोमिसिटी देखते हैं सबसे पहले। ए से एटोमिसिटी मीन्स कि आइदर ऑल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड और नन, कि जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज जैसे यहाँ पर हमने ये देखा, एक मिनट, जैसे ये आया यहाँ पर, ठीक है, ये रीड किया इसने, इसी के ऊपर इसने कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, यहाँ पर इसने भी सिमिलरली वही रीड किया, इसने उसी के ऊपर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसने रीड भी किया, ठीक है, इसने उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और इसी तरह से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते गए और यहाँ पर सपोज कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल हो जाती है, ठीक है, ये टाइम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो वो ये नहीं है कि जितने उसने काम कर दिए हैं वो चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर, वो चेंजेस सेव नहीं होते हैं। वो क्या होगा? सारे ऑपरेशंस रोल बैक हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे ऑपरेशंस रोल बैक हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी जो ऑपरेशन जितने भी किए हैं वो कोई सेव नहीं होगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि एटोमिसिटी होनी चाहिए ट्रांजेक्शन्स के अंदर, कि या तो सारे ऑपरेशंस हो या कोई भी ऑपरेशन ना हो। सपोज हमें ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, हमने क्या किया? अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद जितनी डिटेल्स मांगी है, एटीएम डिटेल्स, ठीक है, बेनिफिशियरी अकाउंट की डिटेल्स हमने सब एंटर कर दी, राइट। उसके बाद लेट्स से कि हमने मनी ट्रांसफर के लिए सेंड बटन पे क्लिक किया, उसने ओटीपी मांगा हमसे, हमने लेट्स से कि गलत ओटीपी दे दिया या हमने ओटीपी भी सही दे दिया, ठीक है, ओटीपी सही दे दिया, कोई पीछे से एरर आ गई है, यानी कि नेट चला गया, कुछ हो गया, तो एंड प्रोसेस पे हमारा नेट चला जाता है, तो ट्रांजैक्शन वहीं पे हमारी अबॉर्ट हो गई। तो क्या करेगा? वो मनी ट्रांसफर जो प्रोसेस हम कर रहे थे उसको वो खत्म कर देगा, उसको दोबारा से अगर हमें ट्रांसफर करना है तो वो दोबारा से सारी हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यही ये कह रहा है कि या तो सारे ऑपरेशन हो और कमिट हो जाए, या फिर अगर एक कमिट होने से पहले अगर लास्ट ऑपरेशन पे भी अगर कोई एरर आ जाती है तो जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे दोबारा से करने पड़ जाएंगे, ठीक है। ये है एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी मींस कि डेटाबेस मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट, मतलब कि वैलिडिटी होनी चाहिए, एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में डेटा ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, वैलिडिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। आइसोलेशन मींस कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन शुड नॉट अफेक्ट द करेक्टनेस, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक के साथ यहाँ पे कॉन्करेंटली हमारी प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे सपोज ये हो रही है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये प्रोसेस आ रही है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, तो एक प्रोसेस का इफेक्ट दूसरी प्रोसेस के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये कह रहा है। आइसोलेशन होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मींस वंस कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट इवन आफ्टर फेलियर, ठीक है, चेंजेस हमेशा परमानेंट होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन स्टेट्स। स्टेट्स क्या क्या आती हैं? एक्टिव स्टेट की ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस में है, ठीक है, एक्टिव स्टेट मींस कि अब ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे रीड कर रहा है किसी डेटा पे, राइट कर रहा है किसी डेटा पे, फिर अगेन रीड कर रहा है, यहाँ पर कोई राइट हो रहा है, यहाँ पे अगेन रीड हो रहा है, इस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अभी। पार्शियली कमिटेड, फाइनल स्टेटमेंट अभी जस्ट एग्जीक्यूट ही होने वाली है, उससे पहले वो सारे के सारे जो भी हमने डाला है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो कहाँ पे जाएंगी? वो जाएंगी अभी रैम के अंदर ही है वो सारी की सारी, ठीक है। पार्शली कमिटेड अभी रैम में है,
ठीक है, जैसे ही हम कमिट कर देंगे इट मीन्स कि वो सारे के सारे हमारे परमानेंट सेव हो गए हैं। ठीक है, तो वो कहाँ परमानेंट सेव हो गए हैं? हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो कमिटेड हार्ड डिस्क पे होता है और इसका मतलब ये भी है कि हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, कोई फेलियर ओकर नहीं हुआ, हमारी जो ट्रांजैक्शन है सक्सेस हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। फेल्ड, अगर फेल्ड हो जाती है ट्रांजैक्शन कहीं पे, सपोज कोई नेट एरर आ गया या फिर कुछ और एरर आ गया, तो हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई। फेल होने के बाद हम उसको क्या करेंगे? रोल बैक करेंगे। रोल बैक मीन्स अबॉर्ट। ठीक है, तो ये इसकी 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, कॉन्करेंसी इशू। कॉन्करेंसी इशू मीन्स व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, यानी कि इस तरह से पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन, तो प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है लोस्ट अपडेट की, टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी की, अनकमिटेड डिपेंडेंसी की, फैंटम रीड्स की, ये ऑकर हो सकती हैं। लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है? टू ट्रांजैक्शन ओवरराइट कर रही हैं ईच अदर अपडेट को, जैसे कि यहाँ पर किसी ने रीड किया ये और यहाँ पर राइट किया ए को। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज इसने भी इसी को रीड किया और एक इसने राइट किया, इसने यहाँ पे कमिट कर दिया उसी टाइम। ठीक है, यहाँ पे कमिट कर दिया और इसने आगे चल के कमिट किया। ठीक है, तो जो इसका कमिट है ना पहले वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसने क्या किया कि अपना जो डेटा है वो ओवरराइट कर दिया, एक दूसरे को डेटा को ओवरराइट कर रहे हैं, तो लोस्ट अपडेट की एक की जो अपडेशन है वो लोस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेरी रीड। टेम्परेरी रीड क्या कहता है कि वन ट्रांजेक्शन रीड्स अनकमिटेड डेटा ऑफ अनदर। वही जो हम नॉर्मल हम कर रहे हैं ना, वही है ये कि हम एक जो ट्रांजेक्शन है, जस्ट मिनट, एक ट्रांजेक्शन दूसरे के अनकमिटेड डेटा को, ये डेटा कमिट नहीं हुआ जस्ट राइट किया, इसको रीड कर रहा है। ठीक है, सपोज ये 100 थी वैल्यू, इसने 50 माइनस कर दिया 100 में से, तो 50 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, ये इस 50 को उठा रहा है। ठीक है, और लेट्स से कि आगे फ्यूचर में चल के ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। ठीक है, ये फेल हो गई तो ये तो रोल बैक हो जाएगा, यानी दोबारा 100 पे आ जाएगी ए की वैल्यू। लेकिन इसने तो 50 उठा ली ना, तो इसने किस डेटा पे काम किया? जो डेटा है ही नहीं, यानी कि जो लॉस्ट हो चुका है उसके ऊपर काम किया। तो ये कंडीशन है टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी। फिर आता है अनकमिटेड डिपेंडेंसी, यानी ट्रांजेक्शन रीड डेटा दैट में बी रोल बैक। वही कि एक से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हैं, जैसे ये है, यहाँ पर हमने ये चेंज किया। ठीक है, 50 कर दिया, इसने भी इसको उठाया, एक और ट्रांजेक्शन, एक और प्रोसेस आई, उसने भी इसको उठाया, एक और ट्रांजेक्शन हुई, उसने भी इसको उठाया। ठीक है, ये यहाँ पे फेल हो गया, तो ये क्या करेगा? सबको कहेगा कि तुम जो रीड कर रहे हो वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सब क्या है? ये है, तो ये है अनकमिटेड डिपेंडेंसी, यानी कि ट्रांजेक्शन रीड डेटा दैट में भी रोल बैक, ट्रांजेक्शन उसको रीड कर रही है जो डेटा रोल बैक हो चुका है, तो ये है डर्टी रीड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स, यानी कि डिफरेंट क्वेरीज गिव इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ड्यूरिंग कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, कि यहाँ पर ये तो इसने यहाँ पे क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन आई। ठीक है, यहाँ पर ये फेल हो गया, लेकिन ये यहाँ पर पहले से ही इसको अपडेट कर रहा है, यहाँ पे ये कुछ इसी में अपडेट कर रहा है, यहाँ पर ये इसी में कुछ अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यू के ऊपर अपडेशन लगा रही है जो वैल्यू रोल बैक हो चुकी है, जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये क्या है? ये है इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल। राइट, नेक्स्ट, अब इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहला आता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, ये लॉक्स लगा दो। ठीक है, शेयर लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, ये क्या लॉक्स हैं? जैसे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये ग्रांट और ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, अब कोई शेयर लॉक आता है यहाँ पर। ठीक है, शेयर लॉक और ये एक्सक्लूसिव लॉक है। ठीक है, ये शेयर लॉक है और ये एक्सक्लूसिव लॉक। उससे पहले एक बार शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक देखते हैं। शेयर लॉक मीन्स कि सिर्फ रीड ऑपरेशन है, उसको अलाउ करो कि दूसरा भी रीड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेटा को। जैसे यहाँ पे रीड किया किसी ने ए को, तो दूसरी ट्रांजेक्शन भी उसको रीड कर सकती है अगर शेयर मोड पे है तो। ठीक है, शेयर लॉक अगर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी रीड कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो ये एग्जांपल है शेयर का। एक्सक्लूसिव लॉक में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। राइट, तो जो एक्सक्लूसिव लॉक है ना, वो हम शेयर नहीं करते, यानी कि एक बार किसी पे एक्सक्लूसिव लॉक लग गया तो इट मीन्स कि उस डेटा के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, कोई और ट्रांजेक्शन उस डेटा को नहीं छेड़ सकती, उसको अपडेट नहीं कर सकती, उसको रीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही कह रहा है, अगर शेयर्ड मोड, शेयर्ड लॉक किसी के ऊपर है, किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर लगा दिया मैंने, तो कोई और शेयर कर सकता है उसको। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करे कि उस डेटा को एक्सेस करने की, तो रिक्वेस्ट करे तो उसको शेयर क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, ये टिक हो जाएगा। अगर कोई शेयर्ड है और कोई एक्सक्लूसिव लॉक उसके ऊपर लगाना चाहे, लगा सकता है? नो, नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर किसी के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक है, जैसे यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव लॉक है, ठीक है, और अगर कोई उस एक्सक्लूसिव लॉक वाले डेटा को
अपडेट करना चाहे या रीड करना चाहे तो हम अलाउ करेंगे, नो, यहाँ पर नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव लॉक है, ठीक है, और अगर उसी डेटा के ऊपर कोई और एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करना चाह रहा है तो कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि एक्सक्लूसिव लॉक अगर जहां पे भी आ जाएगा, जिस भी कॉम्बिनेशन है, वहां पे नो, वहां पे कोई शेयरिंग नहीं होगी किसी के साथ, ठीक है। तो ये है शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, जस्ट अ मिनट, इसके अंदर अभी भी लूपिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीरियलाइजेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक लॉक है, उसके ऊपर मैंने शेयर्ड लॉक लगाया, ठीक है, उसको रीड किया, उसको फिर अनलॉक किया, ठीक है। नेक्स्ट आया कोई ट्रांजेक्शन, उसी लॉक के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ अपडेट किया, ठीक है, और फिर उसको अनलॉक कर दिया। नेक्स्ट कोई आया, उसने अगेन एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, डेटा रीड किया, राइट किया, ठीक है, अब उसको अनलॉक कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर भी सीरियलाइजेबिलिटी अचीव नहीं, क्योंकि यहाँ पे लूपिंग चलेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन 1 से ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 2 से ट्रांजेक्शन 1, तो ये लूपिंग अगेन आ गई इसके अंदर, तो सीरियलाइजेबिलिटी तो अचीव ही नहीं हुई ना। तो ये कह रहा है कि इसमें सीरियलाइजेबिलिटी अचीव नहीं होती, तो हम टू फेज लॉकिंग लगाते हैं, ठीक है। टू फेज लॉकिंग मींस कि हम ग्रोइंग फेज लगाएंगे, जिसमें हम जितने भी लॉक्स हैं सारे एक्वायर करते चले जाएंगे, एक श्रिंकिंग फेज लॉकिंग लगाएंगे, ठीक है, कि पहले तो लॉक्स जितने भी लगाने हैं उस फेज में लॉक्स लगाते जाओ। जैसे ही किसी का श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ, यानी किसी ने अनलॉक किया, उस टाइम पे वो कोई और लॉक नहीं लगा सकता। जैसे यहाँ पे सपोज ट्रांजेक्शन 1 है, उसने जितने लॉक्स लगाने हैं, शेयर्ड लॉक ए, एक्सक्लूसिव लॉक बी, लगाते जाओ। जैसे ही उसने एक अनलॉक कर दिया ना, उसके बाद उसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ, उस श्रिंकिंग फेज में वो कोई लॉक नहीं लगा सकती, ठीक है। उस फेज में क्या है, कंट्रोल जो है ना वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को चला जाएगा, यानी इस ट्रांजेक्शन को चला जाएगा। तो ये सीरियलाइजेबिलिटी अचीव हो गई एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर T1 ट्रांजेक्शन थी, वो यहाँ तक अपना काम कर रही थी, जैसे उसने अनलॉकिंग स्टार्ट की, वो जो है ट्रांजेक्शन अब जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो रन होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम आती है डेडलॉक की। टू ट्रांजेक्शंस वेट करती रहेंगी फॉर ईच अदर फॉर एवर, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन अब इसकी वेट ही तो कर रही है ना, यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, डेडलॉक है स्टारवेशन की भी, कि दूसरी ट्रांजेक्शन वेट कर रही है कि वो कब फ्री होएगी पहली ट्रांजेक्शन, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके लिए आती है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, कि हम टाइम स्टैम्प फिक्स कर देंगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये इतने टाइम के लिए रन होएगी, दूसरी जो है वो इतने टाइम के लिए रन होएगी। तो ये होती है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। एवरी ट्रांजेक्शन गेट अ यूनिक टाइम स्टैम्प, ensures serializability based on timestamps. इट इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, ओल्डर ट्रांजेक्शन को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ओल्डर ट्रांजेक्शन को प्रायोरिटी मिलेगी। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर फेजेस आते हैं, रीड फेज करो, वैलिडेशन फेज करो, फिर राइट फेज करो। रीड फेज में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वैलिडेशन फेज में चेक करेगी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा कमिट से पहले, ठीक है, कमिट से पहले चेक करेगी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑकर तो नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद राइट करेगी, अपडेट परमानेंट कर देगी, अप्लाइड इफ वैलिडेशन फेज इज पास, ठीक है। यूजफुल इन सिस्टम विद लो कॉन्फ्लिक्ट रेट, जिसमें लो कॉन्फ्लिक्ट रेट रहते हैं उसके अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल है वो सक्सेसफुल रहती है। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल आता है, इट मेंटेन्स मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा आइटम, मल्टीपल वर्जन बना देता है डेटा आइटम के। रीडर्स कैन एक्सेस ओल्ड वर्जन वाइल राइटर अपडेट न्यू वर्जन, ठीक है। रिड्यूसेस रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें रिड्यूस हो जाता है। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, इट इंश्योर्स concurrent transactions produce the same result as serial execution। जो concurrent हमारे पास, जैसे यहाँ पे read है, write है, ठीक है, फिर यहाँ पर read है, write है, इसी के ऊपर ही, तो जो ये concurrent कर रही है ना, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये हम इस तरह से बनाएं कि एक सीरियलाइजेबिलिटी अचीव हो, ठीक है। यानी कि पहले ट्रांजेक्शन 1 करे, फिर ट्रांजेक्शन 2 करे, ये इस तरह से ऑर्डरिंग चलती जाए, ठीक है। दो तरह की होती है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में क्या होता है, इट बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो रहा है, अगर रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, तो क्या होता है, इट मींस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर देखिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये रीड है ऑपरेशन, ठीक है, इसमें राइट ऑपरेशन हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होकर होता है अगर रीड हो, उसी डेटा के ऊपर राइट ऑपरेशन आ जाए, यहाँ पर राइट हो रहा, उसी के ऊपर रीड ऑपरेशन आ जाए, रीड राइट भी हो सकता है, राइट रीड भी हो सकता है, या राइट राइट होता है। तो ये होती है इसके अंदर, ठीक है, तीन कंडीशंस, राइट। अब जैसे यहाँ पर रीड रीड है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होकर नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर सपोज ये आता है राइट बी, यहाँ पे रीड बी भी लिख लेते हैं, और यहाँ पर आता है राइट ए, और यहाँ पर आता है राइट बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे डेटा बनेगा, ये ट्रांजेक्शन 1 है,
ये ट्रांजेक्शन 2 है। तो ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पे देखिए रीड ए है, ए का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। तो बी यहाँ पर है कहीं पे नहीं है, ये तो इसी के पास ही है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑकर नहीं हो रहा। अब रीड बी उठाओ, इसका रीड बी का राइट भी किसी और ट्रांजेक्शन में है, यस इसके अंदर है, तो ये T1 से T2 बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस तरह से दे रखा होता रीड सी और यहाँ पर राइट सी होता, तो हम क्या करते, जो रीड सी है उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या कर हो सकता है कि राइट सी कहीं और ट्रांजेक्शन में लिखा हो, तो वो ट्रांजेक्शन 1 में लिखा है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, लूपिंग बन गई। इस तरह से करते होते हैं, मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जैसे पहली ट्रांजेक्शन ये आई थी, उसके बाद यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा था ना, मतलब T2 पहले आया, T1 बाद में आया, तो T2 से T1 ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो गया, ठीक है, ये वाला इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट निकालते होते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर देखते हैं कि फाइनल स्टेट इक्विवेलेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसे सपोज हमने वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई किए ए डेटा के ऊपर, ठीक है, और वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में हमने वेरियस ट्रांजैक्शन 1 थी 2 3 T3 ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने इसी के ऊपर ए के ऊपर ही कुछ अप्लाई की ऑपरेशन, सपोज 1000 वैल्यू थी, हम हर 10,000 वैल्यू सपोज करते हैं, हमने सबके ऊपर क्या किया 1000 हम निकालते चले गए, डिडक्ट करते चले गए, तो फाइनल यहाँ पर सपोज लास्ट अपडेट हमने यहाँ पे की, तो फाइनल क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1000 डिडक्ट हुए थे, फिर यहाँ पे सपोज एक और है राइट ऑपरेशन, यहाँ पे 1000 डिडक्ट हुए, यहाँ पे 1000 डिडक्ट हुए, तो क्या आया लास्ट में 7000 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब सपोज एक और ऐसी ही सिमिलर है, एक और ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, ये लेट्स से कि ये इस तरह से हो जाता है, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो रही है, फिर ये हो रही है और लास्ट में ये हो रही है, ठीक है, पहले 500 डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर ले लेते हैं, इसके अंदर से 500 डिडक्ट हुए T2 के अंदर, ठीक है, तो T2 से फाइनल डिडक्ट हुए 10,000 था ना, तो T2 में फाइनल 500 डिडक्ट हुए, तो 9500 आ गए यहाँ पे, ठीक है, 9500 आए, 9500 में से यहाँ पे लेट सपोज 1500 डिडक्ट हो गए, तो कितने बच गए 8000, और यहाँ पर 1000 ही डिडक्ट हो रहे हैं, तो कितने डिडक्ट हुए 7000, तो टोटल कितने डिडक्ट हुए 7000 डिडक्ट हुए, तो इसका भी आंसर 7000, इस वाली का भी आंसर 7000, ठीक है, इस वाली ट्रांजेक्शन जो हमने 3 ट्रांजेक्शन ली थी इसका आंसर 7000 आया, और जो 3 ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे की हैं इसका भी 7000 आया, तो मीन्स कि जो फाइनल आउटपुट आ रहा है दोनों केस में सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है कि बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट इक्विवेलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि सिर्फ कुछ राइट ऑपरेशंस रीड राइट ऑपरेशंस ऊपर नीचे कर दिए हमने, बट जो फाइनल आउटपुट दे रहा है हमारा, जैसे इसी से ही जो ये T3 के अंदर जो ये लास्ट में ए के अंदर अपडेट हो रहा है, लास्ट में जो अपडेट हो रहा है ए के अंदर वही तो फाइनल समझा जाएगा ना, तो लास्ट में दोनों केस में ए जो अपडेशन हो रही है वो ट्रांजेक्शन T3 में हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है 7000 का रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन्स ये व्यू सीरियलाइजेबल है, राइट। डेडलॉक, डेडलॉक्स कैसे आते हैं, व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस वेट इंडेफिनिटली फॉर ईच अदर्स लॉक, जैसे ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज में हमने देखा था कि जो ग्रोइंग फेज जब किसी एक ट्रांजैक्शन का चल रहा था, दूसरी क्या कर रही थी ट्रांजैक्शन वेट ही कर रही थी, है ना, तो यही है ग्रोइंग फेज में दूसरी ट्रांजैक्शन वेट कर जा रही थी, ठीक है। अब जैसे इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ, ये ग्रोइंग फेज था, श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ तो दूसरी ट्रांजैक्शन को तब मिलेगा, है ना, तब वो काम कर सकती है, तो यही है डेडलॉक। डेडलॉक कैसे हैंडल कर सकते हैं, प्रिवेंट करो, इन्फोर्स ऑर्डरिंग ऑफ लॉक्स, ठीक है, ऑर्डरिंग करो लॉक्स की, तो यूज एल्गोरिथम्स लाइक वेट डाई और वाउंड वेट, ये 2 एल्गोरिथम्स होती हैं अवॉइडेंस के लिए, वो यूज करो। डिटेक्शन एंड रिकवरी के अंदर बिल्ड अ वेट फॉर ग्राफ, इसके अंदर वेट फॉर ग्राफ को बिल्ड करो जिससे डिटेक्ट हो सके, हमें पता लगे कि हमारा डेडलॉक कहाँ ऑकर हो रहा है, ठीक है, उसको रिकवर कर सके, ठीक है। अब रिकवरी मैनेजमेंट क्या होती है कि इसके अंदर टू रिस्टोर डेटाबेस आफ्टर फेलियर, कभी डेटाबेस हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे और वो किस वजह से फेल हो गया, लाइक सिस्टम क्रैश हो गया, ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, डिस्क फेलियर हो गया, तो हमारा डेटाबेस क्रैश कर गया, तो हम कैसे उसको रिकवर करेंगे, उसके क्या तरीके हैं, लॉग बेस्ड रिकवरी, चेक पॉइंटिंग। लॉग बेस्ड रिकवरी में क्या होता है, राइट अहेड लॉगिंग, ये होता है राइट अहेड लॉगिंग मींस WAL, बिफोर अपडेटिंग डेटाबेस लॉग रिकॉर्ड्स आर रिटन, अपडेट करने से पहले हम लॉग्स बना लेंगे अपने डेटाबेस के। इट सपोर्ट्स अनडू एंड रीडू ऑपरेशन, इसके अंदर अनडू और रीडू 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। चेक पॉइंटिंग में क्या होगा, सेव डेटाबेस स्टेट
पीरियोडिकली। इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो डेटाबेस की स्टेट्स है ना, हम डेटाबेस में कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हर चेक पॉइंट के बाद, सपोज कि कोई भी चेक पॉइंट लगा लिया, उसके पीरियोडिकली हम जैसे सपोज एक एक घंटा ले लिया या दो दो दिन ले लिए, इस तरह से कोई भी पीरियड सेट कर लेंगे, वो हम क्या करेंगे उसमें हम डेटाबेस को सेव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां तक हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहेगा। ठीक है, तो वो होता है चेक पॉइंटिंग। अब इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, ये क्या होता है, ये होता है सर्चिंग इन लार्ज डेटाबेस इज स्लो। अब इतना बड़ा डेटाबेस, सपोज में 1 लाख रिकॉर्ड्स है, सपोज जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर कितने सारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर है, राइट। अब उसके अंदर हम कैसे अपना डेटा फेच करें फास्ट वे में, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग और हैशिंग, ये दो फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू को यूज करके हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हैशिंग क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग हैश फंक्शन, किसी की के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई किया, उसे हम डायरेक्टली उस वैल्यू को, उस रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। ठीक है, हैशिंग ये होता है। इंडेक्सिंग जैसे हमने बुक में भी देखते हैं ना, हमारे हर पेजेस होते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बुक है, सपोज बहुत 1000 पेजेस की बुक है। ठीक है, तो हम अगर कुछ डेटा सर्च करना है तो हम 1000 पेजेस थोड़ी पलटते रहेंगे, हम उस इंडेक्स पे जाएंगे, उस चैप्टर पे जाएंगे और उस चैप्टर से हम अपने डेटा को फेच कर लेंगे। ठीक है, तो यही काम डीबीएमएस में भी होता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर वेरियस ब्लॉक्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये रहा, और हर इस तरह से ये डेटा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स है हमारे वेरियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 3 का मान लेते हैं, 3 रिपोर्ट स्टोर है एक एक ब्लॉक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स बना लिया 1 का, इंडेक्स टेबल में एक बना लिया 4, एक बना लिया 10, इस तरह से कुछ भी बना लिया, एक 7। ठीक है, तो ये 1 इस वाले ब्लॉक पे जाएगा, 4 इस वाले ब्लॉक पे जाएगा, 7 इस वाले ब्लॉक पे जाएगा, 10 इस वाले ब्लॉक पे जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव रिट्रीवल स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। वही एग्जांपल जैसे बुक इंडेक्स होता है टू फाइंड टॉपिक्स क्विकली। टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लस्टरिंग, डेंस, स्पार्स, ये होते हैं इसके टाइप। ठीक है, अब प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, ये देखिए, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। जो प्राइमरी इंडेक्स है वो बिल्ड होती है प्राइमरी की के ऊपर, राइट। मींस कि जैसे सपोज हमने यहाँ पे आईडी ली थी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, रोल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर नेम ले लेते हैं। ठीक है, ये थी, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है मेरी ब्लॉक्स के अंदर, यहाँ पे ये मेमोरी है, ये वेरियस वेरियस ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक के अंदर हमारी सपोज कर तो 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर है। तो यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे आता है 1 ए, एज है उसकी 30, 1 2 बी, एज है उसकी 25, 3 सी, एज है उसकी 30। ठीक है, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9, इस तरह से स्टोर है। तो प्राइमरी इंडेक्स कह रहा है कि ये एक तो फाइल ऑर्डर्ड होएगी, और प्राइमरी जो की है उसी को ही इंडेक्स लेंगे। ठीक है, तो सपोज ये इंडेक्स टेबल है यहाँ पर। ठीक है, ये इंडेक्स टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स टेबल में क्या होगा, हम सिर्फ उसकी जो प्राइमरी की जो ब्लॉक्स हैं उसकी फर्स्ट एंट्री की जो ये है ना, ये लेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री है, और वो भी प्राइमरी की, वो उठाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। ठीक है, अब इस तरह से सर्चिंग होगी। सपोज डेटा फेच करना है 5 स्टूडेंट का, जिसका रोल नंबर 5 है, तो वो क्या करेगी, वो चेक करेगी कि ये 1 4 से ज्यादा है, तो इट मीन्स कि वो 4 से ज्यादा है, 7 से कम है, तो इसका मतलब कि वो इसमें जाएगी, 4 वाले यानी इस वाले ब्लॉक पे जाएगी, और यहाँ पे वो इसको सर्च कर लेगी। ठीक है, 5 को। अब सेकेंडरी इंडेक्स क्या कहता है, सेकेंडरी इंडेक्स से पहले हम एक बार देख लेते हैं क्लस्टरिंग इंडेक्स को, क्योंकि वो भी ऑर्डर्ड ही है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, सपोज यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, वेरियस आईटी डिपार्टमेंट है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और कोई एचआर डिपार्टमेंट है, फिर अगेन आईटी डिपार्टमेंट है। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होएगी, यहाँ इंडेक्सिंग होएगी इस तरह से, क्लस्टर को बनाएंगे हम, यानी आईटी का एक क्लस्टर है, उसका एक इंडेक्स बना दिया, मार्केटिंग का एक बना दिया, एचआर का बना दिया, फाइनेंस का बना दिया, इस तरह से हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, डेटा फिजिकली स्टोर्ड इन ऑर्डर ऑफ सम एट्रीब्यूट। ठीक है, 1 क्लस्टरिंग इंडेक्स पर टेबल, यानी कि ये क्लस्टर बनाया आईटी का, अब आईटी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं ये उसको पॉइंट करेगा, मतलब उसका पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे उसकी एंट्री स्टोर रहेंगी
उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर कुछ फेच करना कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट में इस एम्प्लॉय पे जाना है, तो वो हर आईटी डिपार्टमेंट जो है उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज को चेक करेगा और उसका डेटा फेच करके दे देगा, ठीक है। उसको फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर इन सब के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंडरी इंडेक्स में क्या कहता है, सपोज कि मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा फेच करना है बेस्ड ऑन देयर आधार आईडी, ठीक है। आधार आईडी के बेस पे हमें सर्च करना है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, वो ना तो प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की तो क्या, वो कैंडिडेट की तो है, बट वो अनऑर्डर्ड वे में है। किसी का आईडी, किसी का आधार आईडी कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है, रैंडमली कुछ भी होगा ना। तो हम कैसे करेंगे, हम सेकेंडरी इंडेक्स को कैसे बनाएंगे, हर एक स्टूडेंट, सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 ही एंट्रीज आएंगी सेकेंडरी इंडेक्स के अंदर। क्योंकि हम किस बेसिस पे, जैसे यहाँ पे तो एक ही टाइप का डिपार्टमेंट है, तो हमने उसका क्लस्टर एक बना दिया, आईटी बना दिया। तो आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हम उसके ऊपर इजीली जा सकते हैं। प्राइमरी इंडेक्स के अंदर क्या था कि हम प्राइमरी की को ही ले रहे थे, और उसमें भी फर्स्ट रिकॉर्ड का जो प्राइमरी था, प्राइमरी इंडेक्स था, हम उसको ले रहे थे, राइट। सेकेंडरी के अंदर क्या करेंगे, अब सभी एंट्रीज लेनी पड़ेंगी हमें इसके अंदर, राइट। तो ये है सेकेंडरी इंडेक्स। अब डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स क्या है, अब वो देखिए। जो डेंस इंडेक्स है ना, इट मींस कि जैसे सेकेंडरी में हमने किया था ना कि सारी एंट्रीज ले रहे थे हम, ये हमने एक डेटा, ये हमने एक इंडेक्स टेबल बनाई, उसमें हमने हर स्टूडेंट की एंट्री की है, हर स्टूडेंट की आधार आईडी की एंट्री की है ये इंडेक्स टेबल के अंदर। ये आधार आईडी है स्टूडेंट इसकी, ये इसकी, ये इसकी, सारी एंट्रीज की है। 1000 स्टूडेंट्स है तो 1000 एंट्रीज करी है, तो वो हो जाता है डेंस इंडेक्स, ठीक है। स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, जो मैंने ये बनाया था कि हम कुछ वैल्यूज के बेसिस पे ही इंडेक्सिंग करते हैं, वो होता है स्पार्स इंडेक्स। जैसे ये हमने क्लस्टर का बनाया था, ये वाला आईटी, मार्केटिंग, एचआर, ये तो कितने थाउजेंड अगर एम्प्लॉयज हैं या फिर 2000 एम्प्लॉयज है किसी कंपनी में, तो इन्हीं डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई, हर किसी डिपार्टमेंट में होगा ना हर एम्प्लॉय, इन्हीं 5-6 डिपार्टमेंट में। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 5-6 ही डिपार्टमेंट का हमने एक इंडेक्स बना दिया, तो इससे हमारा क्या हुआ, स्पेस बच गया ना, कि हमें सिर्फ 5 एंट्रीज करनी पड़ी, आईटी, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ठीक है, ये एंट्रीज करनी पड़ी हमें, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये है डेंस इंडेक्स, इसके अंदर क्या है, हम सारी की सारी एंट्रीज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डेंस इंडेक्स में और स्पार्स इंडेक्स के अंदर, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर यानी इंडेक्सिंग में हम किस किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सिंगल लेवल इंडेक्स है तो हम वन इंडेक्स फाइल लेते हैं सर्चिंग के लिए, राइट। मल्टी लेवल इंडेक्स यानी कि एक और इंडेक्स हमने बना दिया या एक और बना दिया, 3 इंडेक्सिंग ऐसे कर दी। इंडेक्स ऑन टॉप, इंडेक्स ऑन टॉप ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। स्पीड्स अप सर्चिंग, ये सर्चिंग को की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। एक बी ट्री आता है, बी ट्री मीन्स बैलेंस ट्री, इट मेंटेन्स सॉर्टेड ऑर्डर, यानी इस तरह से हम डेटा को लेते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 3 5, ठीक है, इस तरह लिया, यहाँ पे इसका ये डेटा को पॉइंट करेगा, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से हम सॉर्टिंग ऑर्डर में हम अपने कीज को लिखते चले जाएंगे। ईच नोड कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, हर नोड पे हम एक से ज्यादा चिल्ड्रन ले सकते हैं, ठीक है, ये है। तो इसकी सर्चिंग टाइम क्या है, लॉग एन, ठीक है। अब बी प्लस ट्री क्या है, एक्सटेंशन है बी ट्री का। इसमें क्या होगा कि लीफ नोड पे मेरा डेटा प्रेजेंट होएगा। बैलेंस ट्री में हम डेटा को यहाँ पर भी पेरेंट पे भी और यहाँ इंटरमीडिएट नोड्स हैं उस पे भी डेटा को स्टोर कर रहे थे, बट बी ट्रीज में क्या होगा, बी प्लस ट्री में जो हमारी लीफ नोड्स है सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, जो डेटा को पॉइंट करेगा वो हमारा सिर्फ लीफ नोड्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये यूज होता है मॉडर्न डीबीएमएस के अंदर, ओरेकल में, माई एसक्यूएल में, ठीक है। हैशिंग क्या होती है, अ टेक्निक टू मैप डेटा टू अ लोकेशन यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन को यूज करके हम अपने डेटा को लोकेट करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे हैश फंक्शन कोई भी लगाया, जैसे यहाँ पे ये लगा रखा है, ठीक है, रोल नंबर के ऊपर, ठीक है, ये हैश फंक्शन लगाया, तो अब ये हैश वैल्यू के ऊपर हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग वर्सेस हैशिंग, इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, बेस्ट फॉर रेंज क्वेरी, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन के लिए हमें वैल्यूज निकालें। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में, ये ब्लॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर वेरियस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है ऑर्डर्ड, ठीक है। हमने कोई प्राइमरी की ली 1 2 3, इस बेसिस पे हमने डेटा को स्टोर कर रखा है, स्टूडेंट डेटा स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज डेटा 5 को हमें निकालना है और यहाँ पे इंडेक्सिंग है 1 4, उसके बाद 8, इस तरह से इंडेक्सिंग टेबल है। तो हम चेक करेंगे कि डेटा जो है 4 से ग्रेटर है और 8 से लेस है, तो हम जाएंगे इसके ऊपर और फिर चेक करेंगे 4 से बड़ा है, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करके फिर हम अपने डेटा को लेके आ रहे हैं, फेच कर रहे हैं, तो वो होता है इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। ये अगर हमें सिंपल, अगर जैसे सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे मोड लगाया था रोल नंबर 10 का,
तो हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाए मेमोरी की कि डेटा मिल जाए, हमें डायरेक्टली फेच करना है इक्वल साइन को यूज करके, यानी कि इसी लोकेशन पे मेरा डेटा स्टोर है। यहाँ पे सपोज 100 आ जाता है, ठीक है, तो 100 मीन्स की लोकेशन हमें 100 मिल गई, तो हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ा। हमारा जो डेटा है हम डायरेक्ट 100 लोकेशन पे जाएंगे और वहां से अपने डेटा को फेच करके ले आएंगे। इंडेक्सिंग जो है यूज करती है बी ट्री का और बी प्लस ट्री का, ठीक है। हैशिंग यूज करती है हैश फंक्शन का। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो इंडेक्सिंग जो है वो लॉग एन टाइम लगाती है और हैश फंक्शन में कोई टाइम ही नहीं लगता, उसमें जस्ट फॉर्मूला उसी लोकेशन को निकाल के दे देता है, हम उसी लोकेशन पे जाके अपने डेटा को फेच कर लेते हैं। इंडेक्सिंग कहाँ पे यूज होती है? इंडेक्सिंग यूज होती है सर्च इंजन के अंदर, ठीक है, डेटाबेसेस फॉर फास्ट रिट्रीवल, रेंज क्वेरीज में। और हैशिंग यूज होती है डेटाबेस इंडेक्सिंग के अंदर, हैश मैप्स के अंदर, पासवर्ड स्टोर करना हो हमें कैशिंग के अंदर, इसके अंदर हम हैशिंग का यूज करते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी, इस डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है? डेटाबेस सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और करप्शन। इससे बचाने के लिए हम डेटाबेस सिक्योरिटी यूज करते हैं। इसमें क्या क्या इसके गोल्स होते हैं? CIA, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इट मीन्स कि इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, कोई भी रैंडमली आकर उस डेटा को नहीं देख सकता, ठीक है। इंटीग्रिटी मीन्स इट इंश्योर्स डेटा इज एक्यूरेट, डेटा एक्यूरेट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो इंटीग्रिटी फॉलो होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी मीन्स कि डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, अगर एक डेटाबेस हमारा क्रैश हो जाता है तो वो डेटा हमें दूसरे डेटाबेस से मिल जाना चाहिए। इट इंश्योर्स ऑथराइज्ड यूजर्स हैव रिलायबल एक्सेस व्हेन नीडेड, जब भी उसे डेटा की जरूरत हो तो वो डेटा उसे अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब थ्रेट्स टू डेटाबेस सिक्योरिटी मींस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई हैकर आ गया, मैलिशियस इंसाइडर आ गया, वीक ऑथेंटिकेशन, हमने पासवर्ड अपना इतना वीक लगाया कि कोई भी उसको क्रैक कर सकता है, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकता है और हमारे रिकॉर्ड को फेच कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन यानी मैलिशियस कोड इंसर्टेड इनटू एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर ही हमने ऐसा लगा दिया कोड जिसकी वजह से वो क्या है, जो क्वेरी है उसका रिजल्ट इस तरह से चला जाए कि सारा रिकॉर्ड जो है हैकर तक पहुंच जाएगा। मालवेयर और वो वायरसेस क्या होते हैं? वो करप्ट कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं डेटा को। डिनाइल और सर्विसेज क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज है ओवरलोड करना सिस्टम को, टू ब्लॉक एक्सेस, ठीक है, इतना ज्यादा लोड बढ़ा देना सिस्टम के ऊपर कि कोई उसको एक्सेस ही ना कर सके। प्रिविलेज अब्यूज यानी मिस यूज करना डेटाबेस यूजर राइट्स का, ठीक है। डेटा लीकेज यानी कि सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर देना। ह्यूमन एरर्स, एक्सीडेंटल डिलीशन करना या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशन, ये होते हैं ह्यूमन एरर्स। डेटा सिक्योरिटी मैकेनिज्म, एक्सेस कंट्रोल तीन तरह की होती है, DAC, MAC एंड RBAC। इनकी डेफिनेशन याद रखो। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है इसकी फुल फॉर्म, इसकी है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, इसकी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी का मतलब कि कंट्रोल्ड बाय डेटा ओनर, ठीक है, ये जो डेटा का ओनर है वही इसको कंट्रोल करेगा। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में बेस्ड ऑन सिक्योरिटी लेवल्स, ठीक है। रोल बेस्ड यानी कि मिशन असाइन टू रोल्स, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट को ही दिखाई दे, टीचर का डेटा टीचर को दिखाई दे, एडमिन है वो सबका देख सकता है, तो ये रोल बेस्ड हमने एक्सेस प्रोवाइड कर दी। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मींस की वेरीफाई करो यूजर की आइडेंटिटी को पासवर्ड, बायोमेट्रिक से, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, ठीक है। ऑथराइजेशन में क्या होता है? डिफाइंस व्हाट ऑपरेशंस अ यूजर कैन परफॉर्म, यूजर्स क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सपोज हम जो स्टूडेंट किसी को यूजर को दे रहे हैं कि सिर्फ वो रीड कर सकता है किसी डेटा को, उसके ऊपर अपडेट नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया? उसको कुछ प्रिविलेजेस दिए। इंक्रिप्शन में क्या होता है? इंक्रिप्शन में डेटा स्टोर्ड इन इंक्रिप्शन फॉर्म, इंक्रिप्टेड फॉर्म, ट्रांसमिट करेंगे तो डेटा इंक्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफर। फिर फील्ड लेवल इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्ट सेंसिटिव कॉलम को, ठीक है, सेंसिटिव कॉलम यानी कि कुछ कॉलम्स को हमने, जैसे ही हमारा जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कुछ हमारी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो इस तरह से हाइड कर दी जाती है, तो वो होता है फील्ड लेवल इंक्रिप्शन, ठीक है। अब ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग, ये क्या होता है? लॉग्स ऑल एक्सेस क्वेरीज एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इट हेल्प्स डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इनसाइडर थ्रेट्स। बैकअप रिकवरी में क्या होता है? रेगुलर बैकअप लेते हैं अपने डेटा का, ताकि इन केस कहीं लॉस हो जाए तो हमारे पास जहां तक हमने बैकअप लिया वो डेटा हमारे पास रहेगा, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी प्लान्स बनाओ, अगर मेजर फेलियर्स हो जाए तो उसके लिए क्या प्लान है डेटा रिकवर करने का, तो वो बनाने चाहिए। व्यूज एंड डेटा मास्किंग, व्यूज मींस प्रोवाइड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सबसेट ऑफ डेटा, कुछ सबसेट ऑफ डेटा को कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करो, वो है व्यूज। एंड डेटा मास्किंग मींस हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने ये इस तरह से कर दी तो वो है हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब डेटा जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उसका एग्जांपल जैसे ये है, ये देखिए सारी फील्ड्स पता लग जाएं, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, कुछ नहीं डाला उसने,
और 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड पासवर्ड इज इक्वल टू कुछ नहीं डाला और इज इक्वल टू और, यानी कि सिर्फ ये कंडीशन उस पर कोई टिक करे, क्लिक करे और उसको सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सारी टेबल ही, सारे कॉलम्स ही उस हैकर के पास पहुंच जाएंगी जैसे ही ये क्वेरी रन करेगी। तो ये क्वेरी हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, अटैकर्स लॉग्स इन विदाउट वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? यूज करो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, पैरामीटराइज क्वेरीज करो या फिर इनपुट वैलिडेशन दो। ठीक है, इसके थ्रू कोई भी इस तरह से क्वेरी नहीं लिख सकेगा। टाइप्स क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के? हीप फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हीप फाइल होती है अनऑर्डर्ड, यानी रैंडमली हम कुछ भी रिकॉर्ड कहीं भी रख सकते हैं। 100 रख सकते हैं, यहाँ पे 500, यहाँ पे 101, यहाँ पे 201, 2001, कुछ भी लिख सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो वो है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड स्टोर इन आर्बिट्रेरी ऑर्डर। इंसर्शन फास्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, सर्चिंग स्लो हो जाती है इसके अंदर। इंसर्शन यानी कि कहीं पे भी रिकॉर्ड को, जैसे यहाँ पे है कहीं पे भी स्पेस खाली है, हमने वहीं पे अपने रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया, तो हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्शन है वो तो फास्ट हो गया, बट सर्चिंग स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं है, तो हमें रैंडमली हर एक ब्लॉक के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है। ठीक है, ये यूजफुल होता है स्मॉल टेबल्स के लिए। अब सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि इसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में सारा डेटा आएगा, यानी पहले 100, फिर 101, 2, 3, इस तरह से सॉर्टेड ऑर्डर में मेरा डेटा आएगा। एफिशिएंट फॉर रेंज क्वेरीज एंड सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस करना हो यानी सर्चिंग इससे थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, बट इसमें इंसर्शन और जो डिलीशन है वो कॉस्टली पड़ता है। सपोज मुझे 101 डिलीट करना है तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको ऊपर रखना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा ना, तो सारी अपडेशन करनी पड़ेगी। तो ये है मेरा, इसमें इंसर्शन डिलीशन कॉस्टली पड़ती है और जो हीप है उसके अंदर सर्चिंग जो है वो स्लो हो जाती है। हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन आती है। हैशिंग फाइल क्या कहती है? रिकॉर्ड स्टोर बेस्ड ऑन हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के बेस पे, यानी कि सपोज मेरा ये है, मैंने वही एग्जांपल ले ली बार बार, ये है, इससे जो हमारा आएगा उस पर्टिकुलर रोल नंबर का डेटा इस वाले लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हैश फंक्शन यूज करता है। क्लस्टरिंग फाइल में क्या होता है? रिलेटेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स स्टोर टुगेदर। ठीक है, जो रिलेटेड रिकॉर्ड है, जैसे मैंने डिपार्टमेंट का ही ले लो, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी स्टोर है रिकॉर्ड, ठीक है, उन सबको एक जगह रख दिया जाता है। ठीक है, इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस फॉर ज्वाइंस। ज्वाइंस की परफॉर्मेंस जो होते हैं, ज्वाइंस ऑपरेशन हम लगाते हैं एसक्यूएल से, तो उसकी परफॉर्मेंस इससे अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल है, वो क्लस्टर कर दिए हमने, इकट्ठे कर दिए, ज्वाइन कर दिए बाय रोल नंबर। ठीक है, अब बफर क्या है? A buffer is a portion of main memory reserved by a DBMS to temporarily hold data blocks. डेटा ब्लॉक्स को टेम्पररी होल्ड करने के लिए हम बफर्स को यूज करते हैं। दैट आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिस्क एंड मेन मेमोरी। डिस्क और मेन मेमोरी, यहाँ पे मेन मेमोरी है, यहाँ पर डिस्क है। ठीक है, ये मेरी हार्ड डिस्क है और ये मेरी मेन मेमोरी है। ठीक है, तो बफर क्या है? पोर्शन है वो मेन मेमोरी का जो रिजर्व रहता है इन ब्लॉक्स को होल्ड करने के लिए। समझे? अब सिंस डिस्क आर स्लो कंपेयर टू मेमोरी, मेमोरी तो फास्ट है ना बहुत और डिस्क स्लो रहती हैं, तो बफर मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रैम एंड डिस्क इनपुट आउटपुट। तो बफर मैनेजमेंट में देखा जाता है कि उनकी स्पीड जो मिसमैच हो रही है, मतलब एक बहुत फास्ट है एक बहुत स्लो है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है ये। ठीक है, अब क्यों जरूरी है? वही मिनिमाइज कॉस्टली डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की। यहाँ ये बहुत सारे मेरे यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी यहाँ पे मेमोरी स्पेस है। एक ये मेरा है रैम, इसके अंदर है, तो इनपुट आउटपुट कुछ यहाँ से डेटा आएगा रैम के अंदर, कुछ यहाँ से डेटा जाएगा। तो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, अलाउ मल्टीपल यूजर ट्रांजेक्शन टू शेयर मेमोरी। ठीक है, ये अलाउ करना, प्रोवाइड एफिशिएंट कैशिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है उनकी कैशिंग प्रोवाइड करना। इट सपोर्ट्स कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल मींस कि एक साथ एक से ज्यादा उस डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ बफर मैनेजर। इसकी वर्किंग कैसे होती है? पेज को रिक्वेस्ट किया, व्हेन अ प्रोसेस नीड्स अ पेज, डीबीएमएस फर्स्ट चेक इन द बफर पूल। कोई पेज का रिक्वेस्ट आया तो वो पहले बफर पूल के अंदर चेक करेगा। ठीक है, अगर वो उसमें मिल जाता है तो इसका मतलब कैश हिट हो गया। अगर वो नहीं मिलता है तो कैश मिस हो गया, पेज नहीं फाउंड हुआ, तो फिर वो चेक करेगा डिस्क के अंदर। ठीक है, मे रिक्वायर रिप्लेसमेंट इफ बफर इज फुल, यानी कि अगर कोई मिस हो जाता है तो हम क्या करेंगे? पेज फाउंड नहीं हुआ तो हम उसको लोड कराएंगे डिस्क के अंदर से। जैसे यहाँ पे ये सारे फुल हो चुके हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा? किसी एक पेज को निकाल के
उसको डिस्क के अंदर डालेगा, फिर वहां से 5 को उठा के दोबारा से इसके अंदर लेके आएगा, ये कहना चाह रहा है ये। राइट पॉलिसी क्या है, अगर हमने कुछ यहाँ पर मॉडिफाई किया, सपोज पेज नंबर 1 में मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 1 में कुछ भी मॉडिफाई किया, तो पेज मस्ट बी रिटर्न बैक टू डिस्क बिफोर इविक्शन, यानी कि पेज जो है टेम्परेरी स्टोर हुआ है ना रैम में, तो परमानेंटली भी स्टोर कराना होगा हमें उसको, ठीक है, डिस्क में भी वो चेंजेस आने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो वो होता है राइट पॉलिसी। बफर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं कि जब बफर फुल हो जाए तो कौन सा पेज निकालें, तो वो होता है तो लीस्ट रिसेंटली यूज, मोस्ट रिसेंटली यूज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, या क्लॉक पॉलिसी। लीस्ट रिसेंटली यूज में यानी कि रिप्लेस द पेज जो लीस्ट रिसेंटली एक्सेस किया गया है, मोस्ट रिसेंटली में जो ज्यादा यूज हो रहा है ना पेज, उसको ही निकाल दो, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो फर्स्ट नंबर पे पेज आया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये पेज आया 1 2 3 4, पहले 1 हुआ था, 2 3 4, पहले 1 पेज आया था, और अगर मुझे 5 को इंसर्ट करना है तो मैं 1 को रिप्लेस करूंगी, 1 को निकाल दूंगी और फिर 5 को वहां पे उसकी जगह पे लेके आऊंगी, ठीक है। अब अनपिन, पिन और डर्टी पेजेस क्या होते हैं, पिन पेज क्या होता है, पेज करंटली बीइंग यूज्ड, जो हम पेज को यूज कर रहे हैं और उसको रिप्लेस नहीं करना हमें, ठीक है, जो पेज यूज कर रहे हैं यानी पिन पेज, ये जो यहाँ पे सपोज बहुत सारे पेजेस है, अगर हमने पिन पेज कर दिया इट मींस कि इस पेज को मैं यूज कर रहा हूँ, ये पेज जो है रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है, बफर से। अनपिन पेज क्या होते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये फ्री है, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, जितने भी अनपिन पेज हैं ये सारे के सारे, ठीक है। डर्टी पेज क्या होता है कि हमने बफर में तो मॉडिफाई किया लेकिन डिस्क में उसको मॉडिफिकेशन जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं किया है, डिस्क में हमने उसको जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस हमने डिस्क के अंदर नहीं किए हैं, तो वो होता है डर्टी पेज। रेड इन डीबीएमएस, ARAID, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिस्क टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। हम अपने डेटा को वेरियस डिस्क के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये होती है RAID, रिडंडेंटली अपने डेटा को स्टोर करना, ठीक है, वेरियस वेरियस डिस्क से, कि अगर एक हमारा डिस्क से अगर डेटा मतलब कि डिलीट हो गया है, डिस्क हमारी मतलब कि क्रैश कर गई, फेल हो गई, यहाँ से हम डेटा को फेच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरी डिस्क से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो डेटा तो हमेशा अवेलेबल होना ही चाहिए ना हमारे पास। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अच्छी होती है, रिलायबल रहेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डेटाबेस सर्वर, जो ये कॉन्सेप्ट है ये डेटाबेस सर्वर पे यूज होता है फॉर हाई अवेलेबिलिटी ओ एंड फास्ट डेटा एक्सेस, की डेटा फास्टली एक्सेस हो और हाई रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी मीन्स की डेटा अवेलेबल रहना चाहिए हमें हमेशा हमारे पास, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, डेटा स्ट्रिपिंग, मिररिंग और पैरिटी, ये 3 तरह से होता है। स्ट्रिपिंग का मतलब कि डेटा को, एक डेटा है सपोज ये ए डेटा है, इसको स्प्लिट कर दिया A1 A2 A3 A4 इस तरह। मिररिंग के अंदर हम कॉपी करते हैं सेम डेटा को एक से ज्यादा डिस्क के अंदर, यानी कि इस एक ही डेटा को, जैसे डेटा ए है उसको इस डिस्क पे भी रखा, उसी को इस डिस्क पे रखा, उसको इस डिस्क पे रखा और इसी को एक और डिस्क पे रख दिया, तो ये है एक ही डेटा को एक से ज्यादा बार कॉपी करना, उसको बोलते हैं मिररिंग। डेटा स्ट्रिपिंग मींस स्प्लिट डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिस्क फॉर पैरेललिज्म, यानी कि इस डेटा को, एक डेटा है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया और उसको रख दिया वेरियस वेरियस मल्टीपल डिस्क के ऊपर, ठीक है, ये होता है डेटा स्ट्रिपिंग। पैरिटी के अंदर स्टोर एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन टू रिकवर लॉस्ट डेटा, यानी कि हम एक, जैसे ये डेटा है ना इसकी हमने पैरिटी फिक्स कर ली, जस्ट अ मिनट, सपोज ए डेटा है हमने इसको स्प्लिट करके इस तरह से रखा, ठीक है, एक और डेटा या बी सी डी इस तरह से कोई भी डेटा ले लो। अब हमने ए की पैरिटी लगा ली यहाँ पे पी, ठीक है, बी की लगा ली पी, सी की लगा ली पी, तो यानी पैरिटी फिक्स कर दी। अगर कुछ भी चेंजेस होगा डेटा में, कहीं पे भी एरर में कुछ भी चेंज हो रहा है, एरर आ रहा है सॉरी, कोई भी डेटा में अगर एरर आ रहा है तो वो पैरिटी भी चेंज हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर डेटा में एरर आई है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो पैरिटी मीन स्टोरिंग एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन, एरर को चेक करने वाली इन्फॉर्मेशन इसमें होती है टू रिकवर लॉस्ट डेटा। डेटा अगर हमारा लॉस्ट हो जाए, सपोज ये लॉस्ट हो जाए, तो हम पैरिटी बिट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं हमारा कौन सा डेटा लॉस्ट हो गया और हम उसको रिकवर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रीड फाइल जीरो स्ट्रिपिंग, यानी कि डेटा को स्प्लिट किया अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, यानी कि ये मल्टीपल डिस्क के अंदर हमने अपने एक डेटा को स्प्लिट करके रख दिया, जैसे ए है इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 इस तरह रख दिया, इसको A5, इसको A6 A7 इस तरह स्प्लिट कर दिया अपने एक डेटा को। सिमिलरली बी डेटा है B1 B2 B3 इस तरह से हम अपने डेटा को स्प्लिट करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम अपने एक ही डेटा को पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग डिस्क से, तो ये हो गया पैरेलल एक्सेस और हाई परफॉर्मेंस। इसमें नो फॉल्ट टॉलरेंस मींस कि अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो ये वाला डेटा तो मेरा लॉस ही हो गया ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है।
यूज केस क्या है, हाई स्पीड एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के अंदर इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। मिररिंग, रेड 1 ये है मिररिंग, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डेटा को कॉपी किया जाता है एक से ज्यादा डिस्क के ऊपर, यानी ए को यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, बी को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, सी यहाँ रखा, सी यहाँ रखा, डी यहाँ रखा, डी यहाँ रखा, मतलब एक से ज्यादा पे हमने कॉपी कर दिया डेटा को, ठीक है। तो अगर एक से अगर डेटा हमारा, मतलब जो पुराने का डिसएडवांटेज था यही था ना कि वो अगर एक से डेटा लॉस हो गया तो हम रिकवर नहीं कर सकते थे उसको, वो लॉस ही हो गया। यहाँ पे अगर ए को लॉस कर दिया तो हम यहाँ से ले सकते हैं ना, इस वाले से, इस वाले डिस्क से ए रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो वहां से एक्सेस किया जा सकता है, तो ये है इसका एडवांटेज, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, क्रिटिकल डेटाबेस के अंदर इसका यूज होता है। रेट 2 बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद हैमिंग कोड, यानी कि डेटा को स्ट्रिप किया, बांटा एट बिट लेवल एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, ये थोड़ा सा रेयरली यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेड 3। रेड 3 के अंदर क्या होता है, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग करते हैं हम डेटा की, यानी कि बाइट लेवल पे उसको स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है। कुछ बाइट्स हमने यहाँ पे रखी, कुछ बाइट्स उस डेटा की यहाँ रखी, कुछ बाइट्स हमने यहाँ रखी। डेडिकेटेड पैरिटी, और उनकी कुछ पैरिटी है, सपोज ए ही है डेटा, ये मेरा, ये ए डेटा, ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है। इसकी पैरिटी मैंने यहाँ पे रख ली P, इस एक की रख ली ये, एक की रख ली ये। तो हमने सारी पैरिटीज ना एक डेडिकेटेड डिस्क के अंदर ही रख दी। डेटा स्ट्रिप्ड एट बाइट लेवल विद वन डिस्क स्टोरिंग ऑल द पैरिटीज ऑफ ऑल डेटास, ठीक है। जैसे ये ए डेटा की पैरिटी हमने यहाँ पे रख दी, बी डेटा है वो भी अलग अलग स्प्लिट होके अलग अलग उस पे रखा जाएगा ना डिस्क पे, उसकी पैरिटी हमने अलग डिस्क पे डाल दी। सिमिलरली सी डेटा आया, उसको हमने पार्टीशन किया, स्ट्रिपिंग किया, और उसकी डेटा जो उसकी पैरिटी है वो हमने अलग डेटा अलग डिस्क पे डाल दी, यानी एक ही डिस्क पे हमने सारी सिर्फ पैरिटी पैरिटी रख दी, ठीक है। तो अगर किसी में भी कुछ भी एरर आ गया तो हम उस पैरिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किस डेटा में हमारा एरर आया है, उस डेटा के किस पार्ट में एरर आया है, तो हम उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, अगर जिस डिस्क पे हमने पैरिटीज डाली हैं अगर उसी पे ही एरर आ गई, वो ही हमारी लॉस हो गई, तो क्या करेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी ना। यहाँ पे ही अगर एरर आ गई, ये ही डिस्क लॉस हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा हमें चेक ही नहीं कर सकते, अगर कहीं एरर आ गया तो आ गया, हमें नहीं पता लगेगा, है ना। तो रेड 4 ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग, इसमें हमने बाइट लेवल स्ट्रिपिंग की थी कि बाइट वाइज मतलब कि स्ट्रिप किया था, यानी डिवाइड किया था अपने डेटा को। इसमें हम ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग करेंगे, और कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि एक डिस्क में हम पैरिटी डालेंगे। तो वही बात आई ना कि अगर वो पैरिटी वाली डिस्क की हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम अगर कहीं पे एरर भी आ जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके लिए आती है ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी एक पैरिटी, सपोज जैसे यहाँ पे ये डिस्क बनाई है मैंने, ठीक है। ये A1 ब्लॉक यहाँ पे रखा, एक ए डेटा है, ठीक है, उसका हमने ब्लॉक्स में बना दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये A3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्लॉक बना लिया, उसमें हमने A पैरिटी को रखा। फिर उसके बाद B1, यहाँ पे हमने B2, और यहाँ पे हमने B पैरिटी को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे C1, C2, और यहाँ पे C पैरिटी को रख दिया, एक D1, D2, इस तरह से, मतलब कि ना जो पैरिटी है वो अलग अलग डिस्क के ऊपर हम रखेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्क में नहीं रखेंगे। तो वो है रेट 5, ठीक है। रेट 6 के अंदर क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, यानी कि पैरिटी एक ना रखो, एक से ज्यादा बना दो, यानी कि P1 बना दी, एक P2 बना दी, और उनको अलग अलग डिस्क के ऊपर रखो। यानी P1 को मैंने यहाँ पे रख दिया सपोज, तो एक P2 यहाँ पे रख दी मैंने, ए P2, ठीक है। एक से ज्यादा पैरिटी बनाओ, यानी दो पैरिटीज बनाओ, और उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग डिस्क के ऊपर। तो ये है रेट, इसके अंदर 1, 2, 5, 6 ये सारे आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट व्यूज क्या होता है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर बेस टेबल्स, यानी कि एक बहुत बड़ी टेबल है, उसमें हमने कुछ क्वेरी लगाई, उसका रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट वाली जो क्वेरी है, जो रिजल्टेड जो डेटा आया हमारे पास, वो एक हमने स्टोर कर दिया, वो व्यू में स्टोर कर दिया। वो हो गया कि ए व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड फ्रॉम अ बेस टेबल, इट डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली बट क्वेरी डेफिनेशन है वो, इट स्टोर्स ओनली क्वेरी डेफिनेशन। जैसे सपोज सिंटेक्स ही दिया मैंने, क्रिएट व्यू, व्यू एज, ठीक है, व्यू का नाम कोई दे दिया एज, उसमें क्वेरी लिख दी, ठीक है। तो जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा ना, सपोज मैंने फेच किया इतने बड़े डेटा में से सिर्फ रोल नंबर और नेम, ठीक है, मुझे इसकी बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है, तो मैंने क्या किया, इसका एक व्यू क्रिएट किया कि मुझे बार बार क्वेरी ना लगानी पड़े, ये व्यू मुझे मिल गया है, ठीक है। मैं व्यू को कॉल करूंगी, मुझे ये यही क्वेरी एग्जीक्यूट होकर मिल जाएगी, ठीक है, यही क्वेरी मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि ये स्टोर क्वेरी है, ठीक है। ट्रिगर्स क्या होते हैं,
ट्रिगर एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। कुछ हमने किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो एक ट्रिगर, अगर हमने ट्रिगर लगाया हुआ है उसके ऊपर, क्रिएट किया हुआ है, तो वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दिया बिफोर, बिफोर लगाओ, आफ्टर लगाओ, इंसर्ट, अपडेट, ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है, बिफोर भी लगा सकते हैं, मतलब कोई एक्शन हमने किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, उससे पहले या उसके बाद, तो कब लगाना है वो ये इस तरह से हम यहाँ पे बता देंगे। ऑन टेबल, इस टेबल पे, फॉर ईच रो बिगिन, फिर हम कुछ एक्शन लिखेंगे कि अगर वो इंसर्ट करे तो मेरा ये मैसेज प्रिंट हो जाए, या मतलब कुछ भी हम एक्शंस दे सकते हैं उस ट्रिगर में, तो वो हम इस बॉडी में लिखेंगे। यहाँ पे ट्रिगर बॉडी लिखी हुई है ना जो ये, इसके अंदर हम लिखेंगे ये बिगिन, ये एंड, इसके बीच में हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो लिख देंगे। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक है, इट इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम डिजाइन फॉर हाई स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स, हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, एसक्यूएल में क्या था, हम जो है एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। इसके अंदर क्या है, किसी भी डेटा मॉडल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। डेटा जो है मेरा वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा नहीं है मेरा। ये यूज किया जाता है बिग डेटा के अंदर, रियल टाइम एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, स्कीमा लेस, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस स्केल आउट बाय एडिंग मशीन्स। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉल्ट टॉलरेंस, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब कि इस तरह से एक से ज्यादा सर्वर्स पे कोई डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉल्ट टॉलरेंट है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेटा को। इट सपोर्ट्स बेस मॉडल, बेस मॉडल मींस ये पूछा जा सकता है कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है NoSQL बेस मॉडल, बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाउ कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डीबीएमएस टॉपिक्स, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे एसक्यूएल क्वेरीज से। ठीक है, ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक आधे आ सकते हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में, बट इसके ऊपर क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा जाएगा। एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, एनोमलीज, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एसक्यूएल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेक्ट जॉइंस टाइप्स आ सकती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब क्वेरीज, व्यूज, इंडेक्सेस क्या होते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर अनोमलीज के ऊपर एग्जांपल्स जो 1 2 3 4 और जो BCNF है इसके ऊपर। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है उसके ऊपर। ठीक है, लॉक्स क्या होते हैं, इश्यूज विद डर्टी रीड्स, लोस्ट अपडेट, कंसेप्ट, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है, डेडलॉक्स है, वो मैंने सब आपको करा दिया है। ईआर मॉडल रिलेशनल मॉडल के ऊपर आ सकता है। ईआर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कार्डिनलिटी क्या होती है। ठीक है, वीक एंटिटी किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, सबकी रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये क्या होती हैं। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स पता होने चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन, यूनियन, डिवीजन, ये क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड डेटा मॉडल्स, इसमें क्या आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो ये है, फिजिकल लॉजिकल व्यू लेवल, ये आपको पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आ सकता है। इंडेक्सिंग, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड क्या है। ठीक है, हीप, सीक्वेंशियल, हैश्ड, ये क्या है, इस सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, इसमें बेसिस आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बैकअप मेथड्स, ये सारे के सारे, फुल, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल। ठीक है, इसका बस ओवरव्यू पता होना चाहिए आपको। बफर मैनेजमेंट के अंदर ये आ सकता है, बफर मैनेजमेंट क्या है, रेड लेवल्स, रेड लेवल्स में बस इतना ही पूछेंगे कि रेड 0 जो है वो किसके लिए यूज होता है, मतलब उसमें क्या टेक्निक यूज होती है, तो उसमें यूज होती है मिररिंग होती है यूज, या क्या होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें स्ट्रिपिंग यूज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब कि सारे के सारे पता होने चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक अगर इसमें से रह भी गया है तो वो उसके अंदर आपको कवर हो जाएगा। वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। हाँ है, आपको कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज अपने कमेंट्स में ये बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। व्यूज प्लीज अपने कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके व्यूज से ही पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, आपको कुछ नई वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, वो सब आप प्लीज अपने व्यूज कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।